हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा था डायोड की कंस्ट्रक्शन देखी थी, ठीक है, और उसकी वाइसिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स वाइसिंग, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायोड की होती हैं वो हमारी दो रीजन में बनती हैं, दो प्रकार के केस में बनती हैं। पहला, एक जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरा क्या होता है जब डायोड जो रिवर्स बायस होता है, यानी कि तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखते हैं आगे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देख सकते हैं आप। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि जब डायोड जो होता है फॉरवर्ड वाइसिंग में कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कि जब आपका जो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है, यानी कि एन टाइप जो मटेरियल होता है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से देख सकते हैं आप, और जो पी टाइप मटेरियल होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। यानी कि डायोड का जो एनोड, ये एनोड, ये इसको बोलेंगे हम एनोड, और इसको हम बोलेंगे कैथोड। डायोड का एनोड जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और डायोड का कैथोड जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, फॉरवर्ड बायस में जो आपका फिनोमिना होता है वो क्या होता है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्र अवनति में जोड़ते हैं तब पी टाइप मटेरियल में जो होता है मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, यानी कि धनात्मक पॉजिटिव आयंस, और जो होते हैं एन टाइप मटेरियल में जो होता है मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चूँकि पी टाइप मटेरियल आपका जो किससे कनेक्ट होता है, बैटरी के धन आयन से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के कारण जो पी टाइप में उपस्थित मेजॉरिटी कैरियर यानी कि होल्स होते हैं, वह जो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के कारण जो उसको पुश करते हैं, यानी कि वह उनको धनात्मक बैटरी के धनात्मक प्रभाव से वह क्या होते हैं, संधि की ओर ढकेलते हैं, संधि की ओर पुश किए जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार का फिनोमेना सेम एन टाइप मटेरियल में होता है। क्यों? एन टाइप का मटेरियल जो होता है बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो होता है जो आपको मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संधि की ओर पुश होते हैं। क्या होते हैं? संधि की ओर पुश होते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो और होल्स होते हैं, इस प्रकार क्या जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं पीएन संधि को, यानी कि जो आपका ये डिप्लीशन लेयर जिसको हम संधि बोलते हैं, ये डिप्लीशन लेयर, इस लेयर को क्रॉस कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इस लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण करंट फ्लो होने लगती है। जिसके कारण क्या होती है? करंट फ्लो होने लगती है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के प्रभाव के कारण पी टाइप और एन टाइप से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं संधि को पार करके यानी कि जंक्शन को पार करके इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण जो आता है इसमें आपका डायोड में करंट फ्लो होने लगती है। तो ये होता है आपका फॉरवर्ड वाइज। क्या होता है ये? फॉरवर्ड वाइज, जिसमें आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, जो आपको ये रेड कलर में एरो दिखा रखे हैं ये फ्लो ऑफ करंट है। फ्लो ऑफ नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर होता है, और जबकि आप इलेक्ट्रॉनों का फ्लो देखेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो देख सकते हैं आप, ठीक है। ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस। क्या होता है? ये आपका फॉरवर्ड बायस। अब यदि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि इसके अवलक्षण की बात करें, तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉरवर्ड करंट होती है आपकी आई, डायोड में प्रवाहित करंट फॉरवर्ड करंट आई, देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉरवर्ड करंट जो होता है आपकी आई, और आपका फॉरवर्ड वोल्टेज बी जो बैटरी का पोटेंशियल वोल्टेज है उसको उन दोनों के मध्य में खींची जाती है। किसके मध्य में? बैटरी के जो फॉरवर्ड करंट है आई और बैटरी का फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वी, उसके मध्य में खींची जाती है। जिसमें आप देख सकते हैं ये ग्राफ दिखाया गया हुआ है। जैसे अब इस ग्राफ का अगर हम स्टडी करें, इस ग्राफ के बारे में देख सकते हैं आप कि इस ग्राफ में जब डायोड पर प्रयुक्त बाह्य वोल्टेज, यानी कि जो बैटरी का जो डायोड पर प्रयुक्त बाह्य वोल्टेज है, जो बैटरी का बाह्य वोल्टेज है, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल है, डायोड के जंक्शन बैरियर के पोटेंशियल के लिए लगभग, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ से इस वाले रीजन को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है, यानी कि अप्लाइड किया हुआ पोटेंशियल वोल्टेज तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी करंट में किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है कि जब ये हमने कल आपको डिप्लीशन रीजन के बारे में बताया था कि डिप्लीशन रीजन का खुद का एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, किसके? इसमें जो उपस्थित पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं उनके कारण। तो जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने पर जब ये टर्मिनल इधर से उधर आपका मूवमेंट होता है, ठीक है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने पर फॉरवर्ड वाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होती है। चौड़ाई कम होने का मतलब क्या है? इसकी चौड़ाई कम होती है, अर्थात जो उसका पोटेंशियल बैरियर है डिप्लीशन रीजन का, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जो वोल्टेज अप्लाई किया है हमने, जब तक वह आपकी संधि कम नहीं होती, जब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल संधि को पार नहीं करते, ठीक है, तो जो वोल्टेज है, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज तो हमारा जीरो है, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि संधि जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक जो आपका करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस संधि को इधर उधर पार नहीं करेंगे तब तक वह जो है करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो आपका पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है बाहर बैटरी के बाद, जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है बाहर बैटरी के माध्यम से, तो वह इतना उसको पोटेंशियल देगी जब तक जो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स संधि को पार न कर जाएं। तो जब संधि को पार करेंगे तभी आपका करंट फ्लो होगी। तो ये जो इतना वोल्टेज का प्रभाव है आप देख सकते हैं, ये संधि के पोटेंशियल को खत्म करने में ही लग जाता है, इस वजह से यहाँ पे करंट शून्य रहती है। अब जैसे ही ये पोटेंशियल टूटता है, देख सकते हैं आप ध्यान से, जैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर टूटता है या पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको पार कर जाएं, तब फिर आपकी जो है करंट फ्लो होने लगती है। क्या होती है? तब आपकी करंट फ्लो होने लगती है। यदि हम सिलिकॉन का डायोड ले रहे हैं, यदि हम सिलिकॉन का डायोड लेंगे, तब ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट का होगा, यानी कि अर्थात हमें 0.7 वोल्ट पहले कंज्यूम कराना होगा। यदि यह डायोड जर्मेनियम का है, तब यह जो पोटेंशियल बैरियर होगा 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है। यानी कि मैंने जैसे बताया, जब तक डायोड पर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब तक डायोड पर प्रयुक्त बाहर वोल्टेज, बाहरी वोल्टेज यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज जंक्शन बैरियर पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, मैंने जैसे बोला, जब तक डायोड पर प्रयुक्त बाह्य वोल्टेज जंक्शन बैरियर, जैसे मैंने ये बताया यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल बैरियर है उसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक जो है क्या है, धारा का मान बहुत कम रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धारा का मान, ये वाला, इस वाले पॉइंट को फॉलो करें आप, यहाँ पे ये इस यहाँ से यहाँ तक का रीजन, यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, तो धारा का मान बहुत कम रहता है। अब जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से अधिक हो जाता है, क्या होता है? जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से अधिक हो जाता है, तब अप्लाइड वोल्टेज में थोड़े से, अप्लाइड वोल्टेज के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। अतः इस वोल्टेज को हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं। इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? बैरियर वोल्टेज, या नी वोल्टेज क्या बोलते हैं, या फिर नी वोल्टेज, यानी कि जो 0.7 वोल्ट होगा वो क्या होगा? आपका नी वोल्टेज होगा। क्या होगा? नी वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज के बाद धारा के मान में एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होता है, बहुत तेजी से इंक्रीमेंट होता है। क्लियर? ये आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्लियर? अब हम देखते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब ये है आपकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप कि हमने क्या किया, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है पीएन जंक्शन को, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है पीएन जंक्शन को। रिवर्स बायस में किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे? पी टाइप मटेरियल को हम नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्रभाव होता है, इसमें प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखेंगे क्या है, यदि हम रिवर्स बायस बैटरी में जो है, यानी कि पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है, इस अवस्था में पी मटेरियल के होल्स एवं एन मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनेंगे, पी मटेरियल के होल्स और एन मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स संधि से, यानी कि जो आपका पीएन जंक्शन है, जो डिप्लीशन लेयर है, संधि से दूर हटना शुरू कर देते हैं, जिससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि जो पी टाइप में आपके होल्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इनके कारण परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं होती। क्या होती? किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। माइनॉरिटी कैरियर अर्थात पी टाइप में कुछ, अब जब पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने जैसे कल बताया था, और एन टाइप में कुछ होल्स होंगे,
ठीक है। इनके कारण पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन टाइप में कुछ होल्स होंगे। इनके कारण संधि पर, यही माइनॉरिटी कैरियर्स बोले जाते हैं, इनके कारण संधि पर एक बहुत ही सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो है ध्यान से देख सकते हैं, मैं जैसा अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ये आपके पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जबकि एन टाइप में कुछ होल्स हैं। अब जब यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि पी टाइप का मटेरियल आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे संधि की तरफ पुश होंगे, इधर से एन टाइप में जो कुछ होल्स होंगे वो संधि की तरफ। इनकी वजह से बहुत ही सूक्ष्म करंट, अति सूक्ष्म करंट, कि जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, किससे, आई नॉट से डिनोट करते हैं, बहुत सूक्ष्म करंट फ्लो होती है जिसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसे, रिवर्स सैचुरेशन करंट। बहुत कम करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब आगे अगर देखें हम, अब यदि हम रिवर्स वोल्टेज को, रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज को यदि हम बढ़ा रहे हैं तब देखेंगे आप, यहाँ से आपकी जो इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं लेकिन रिवर्स सैचुरेशन जो आपकी आई नॉट करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन यदि हम रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज के मान को एक नियत मान से, यानी कि यदि जो रिवर्स बायस में वोल्टेज के, रिवर्स वोल्टेज के मान को एक विशेष मान से अधिक करने पर जो रिवर्स करंट है वो आपकी सडनली इंक्रीज होती है, बहुत ही तीव्रता से बढ़ती है, बहुत ही तीव्रता से बढ़ती है, जिसका कारण क्या होता है, संधि का तापक्रम बढ़ता है, जो आता है जिसके कारण आपका संधि का तापक्रम बढ़ता है और संधि जो होती है आपकी ब्रेक डाउन यानी कि विच्छेदित हो जाती है। क्या हो जाती है, विच्छेदित यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है। इस स्थिति में धारा एवं ताप का नियंत्रण बाह्य प्रतिरोध, यदि हम इसमें कोई बाह्य प्रतिरोध आर लगा दें उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर। और जो इस संधि पर ये जो ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है, यानी कि संधि जब विच्छेदित होती है वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज के विशेष मान पर, इसी को हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये आपकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब यदि हम दोनों को, इनको कंबाइन के रूप में देखें, एक साथ देखेंगे आप, तो देखेंगे, ये देखिए आप, ये बनता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कर्व है। आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व है बेटा, और ये आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन, ये आपका रिवर्स बायस वोल्टेज है, आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, रिवर्स करंट है, यानी कि बहुत कम सैचुरेशन करंट माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होती है और फॉरवर्ड में जो है मिली एम्पियर में करंट लेते हैं। ये आपकी कंबाइन जो हो गए दोनों, ये आपका, अगर हम इन दोनों कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा यदि हम आगे देखें तो इसका एक और देख सकते हैं, ये संपूर्ण कंप्लीटली इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है आपकी कंप्लीटली वी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें देख सकते हैं करंट है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नी वोल्टेज हमने लिया है, यहाँ पे हमने जो है ये नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और ये 0.7 वोल्ट, ठीक है। यानी कि नी वोल्टेज से पहले करंट आपकी बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगी, उसके बाद सडनली इंक्रीज होगी। ये रिवर्स बायस में देख सकते हैं आप, ये रिवर्स बायस में सैचुरेशन करंट है आई नॉट, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, जर्मेनियम के लिए -50 एम्पियर और सिलिकॉन के लिए -20 एम्पियर होती है, और ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है और सडनली ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, देखने एकदम से करंट की वैल्यू जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र कहलाता है। ये रिवर्स ब्रेकडाउन है और यहाँ पे हम बोलते हैं न्यू वोल्टेज या थर्मल रनवे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है थर्मल रनवे, मैंने आपको ब्रेकडाउन बता दिया, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है थर्मल रन अवे। अब यदि क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एक पॉइंट, जैसे ये जो नी वोल्टेज, जैसे मैंने फॉरवर्ड बायस में बताया नी वोल्टेज में, इसमें यदि फॉरवर्ड बायस में एक पॉइंट ऐसा आता है कि धारा वोल्टेज के बहुत कम सूक्ष्म, वोल्टेज के मान में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए, ठीक है।
धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो संधि होती है वो बहुत नैरो हो जाती है, बहुत अर्थात बहुत पतली हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो मूवमेंट है काफ़ी तेज़ी से होता है। अब क्या होता है, यदि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट और अधिक तेज़ी से होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी वजह से करंट सडनली इंक्रीज होगी। क्या होगी? सडनली इंक्रीज होगी। अब यदि यही प्रोसेस हम इसी वोल्टेज की कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि संधि बिल्कुल टूट जाती है। संधि का जो विभव होता है वो शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वजह से संधि का विभव लगभग लगभग शून्य हो जाता है, और उस शून्य होने की स्थिति में क्या होता है, धारा में ये असीमित जो होती वृद्धि होती है। अब जब धारा में असीमित वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है बेटा कि हमारा पावर लॉस अधिक होगा। क्यों? P बराबर आपका आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है? P बराबर आपका आई स्क्वायर आर होता है, यानी कि धारा में आप P में देख सकते हैं पावर में बहुत लॉस होगा। धारा के मान में परिवर्तन होने से काफ़ी ज़्यादा शक्ति का ह्रास होता है, और जिससे आपकी संधि जो होती है नष्ट हो जाती है। तो जब ये पॉइंट जो धारा में बहुत तेज़ी से तीव्रता से मान बढ़ने पर, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम थर्मल रनअवे। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल रनअवे। ये वाला पॉइंट आपका कहलाता है थर्मल रनअवे पॉइंट कहलाता है। क्लियर? पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये पॉइंट आपका कहलाता है थर्मल रनअवे पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? थर्मल रनअवे पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट आपका थर्मल रनअवे कहलाता है। क्लियर? ये आपकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसके बारे में। इसके बाद इसके डिप्लीशन रीजन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिप्लीशन रीजन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। बेटा हम सबसे पहले बात करें डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस की। पहले क्या बात करते हैं? डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस की बात करते हैं। डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस क्या होता है? जब हमारा पीएन जंक्शन यानी कि डायोड रिवर्स बायस में होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस वाले फिगर में, देखें इस वाले फिगर में, जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में होता है, क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है, तब संधि हमारी जो होती है, संधि यानी कि जो आपका डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब डिप्लीशन रीजन दोनों मटेरियल यानी कि पी टाइप और एन टाइप, आप देख सकते हैं यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में आपके मेजॉरिटी हो चार्ज के होल्स होते हैं, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। और डिप्लीशन रीजन के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यानी कि काम करती है। क्या करती है? काम करती है। तो अब अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं तो ये संधि की चौड़ाई बढ़ती है। ध्यान से सुने, संधि की चौड़ाई बढ़ती है। अब रिवर्स बायस वोल्टेज में करने पर देख सकते हैं आप संधि की चौड़ाई भी बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, आपका जो चार्ज का मूवमेंट है वो बहुत कम हो रहा है। देख सकते हैं आप लिखा है रिवर्स बायस एज अ कैपेसिटर। क्या लिखा है यहाँ पे? व्यू एज अ कैपेसिटर। ठीक है, व्यू एज अ कैपेसिटर। डिप्लीशन बर्थ WEP यानी डिप्लीशन बर्थ की अगर हम बात करें, इसकी बात करें, ठीक है, WDPE मतलब डिप्लीशन बर्थ एंड हैंस द जंक्शन कैपेसिटेंस CG वेरीज विद VR। यानी कि जब हम यदि रिवर्स बायस वोल्टेज को, अच्छा हमारा कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस क्या होता है? अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें तो कैपेसिटेंस क्या होता है? C बराबर क्या होता है आपका? Q अपॉन, आप देखें C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V होता है, Q अपॉन B। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है C बराबर फिर हम इसको बोल सकते हैं DQ अपॉन DV। यानी कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप किस प्रकार से दे सकते हैं? किस प्रकार से दे सकते हैं? मतलब क्या है कि जो चार्ज रेट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, तो चार्ज रेट ऑफ वोल्टेज है यानी कि जो चार्ज का जो रेट है, फ्लो होने का जो रेट है, जिस वोल्टेज की वजह से वो चार्ज फ्लो हो रहा है, उन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। यदि हम इसको यहीं पे हम दोबारा से देखें तब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई बढ़ रही है, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ रही है, यानी कि जो आपका चार्ज है, चार्ज बहुत कम मात्रा में फ्लो हो रहा है। ठीक है, चार्ज बहुत कम मात्रा में फ्लो हो रहा है, अर्थात जो आपका कैपेसिटेंस वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम की चौड़ाई बढ़ रही है, जिससे आपका जो है
जो चार्ज है वो घट रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे यदि हम डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ाएंगे, यानी कि जो कैपेसिटेंस होगा वो किसके 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा WDEP, यानी कि बिर्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब हम डिप्लीशन रीजन की बिर्थ बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस हमारा घटेगा, और जब डिप्लीशन रीजन की बिर्थ घटाएंगे तो कैपेसिटेंस हमारा घटेगा। इसी को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस। डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस फिगर से आप देख सकते हैं यहाँ पे पी टाइप, एक तरफ से पी टाइप यानी कि आपको पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ एन टाइप नेगेटिव चार्ज, और एक तरह से कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहा है। क्या कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहा है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो अप्लाइड वोल्टेज है कैपेसिटर के उसके ऊपर। तो यही एक कैपेसिटर की क्वालिटी होती है इसके अंदर। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर की तरह भी वर्क करा सकते हैं, डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस। अब यदि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात करें, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन जो कैपेसिटेंस होता है, अब यदि हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने पर क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने पर पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात को, पी टाइप को पॉजिटिव टाइप से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पी टाइप से जब पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के प्रभाव से पी टाइप से होल्स जो होगा डिफ्यूज होकर एन टाइप में चला जाएगा, और इसी प्रकार से एन जो होगा, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिफ्यूज होकर पी टाइप में आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जो बिर्थ होगी डिप्लीशन रीजन की वो घटने लगेगी, यानी कि कम होने लगेगी, और कैपेसिटेंस आपका बढ़ने लगेगा। तो यही डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस यानी कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है तो उसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, और जब कैपेसिटर रिवर्स बायस में होता है तो उसको हम डिप्लीशन बोल देते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में जब बिर्थ है उसकी, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। और रिवर्स बायस में यानी कि डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने पर कैपेसिटेंस आपका घटेगा। बस ये डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। फॉरवर्ड बायस में उसे हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, रिवर्स बायस में उसे हम डिप्लीशन बोल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं स्मॉलर रिवर्स वोल्टेज डिप्लीशन लेयर नैरो कैपेसिटेंस इंक्रीज, यानी कि कम रिवर्स बायस वोल्टेज पर डिप्लीशन रीजन नैरो होता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, यानी कि इसको हम फॉरवर्ड बायस बोल सकते हैं। बिगर रिवर्स वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये पहला पॉइंट जो मैंने था, स्मॉलर रिवर्स वोल्टेज डिप्लीशन लेयर नैरो कैपेसिटेंस इंक्रीज, ठीक है। दूसरा बिगर रिवर्स वोल्टेज, यानी कि रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएं डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है, कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। क्लियर। तो ये होता है डिफ्यूजन एंड डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या आता है आपका टॉपिक, दूसरा आता है डायनेमिक एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्या आता है बेटा, डायनेमिक एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, डायनेमिक एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। देखिए अब जैसा हमें शो हो रहा है कि डायनेमिक, हम लोग कह रहे हैं डायनेमिक, डायनेमिक मतलब गतिज, डायनेमिक मतलब गतिज। क्या होता है, डायनेमिक मतलब गतिज, यानी कि डायोड का गतिज प्रतिरोध, गतिज प्रतिरोध यानी कि गति करता हुआ प्रतिरोध। तो गति करता हुआ प्रतिरोध क्या आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप क्लियरली यहाँ पे देखें बेटा कि गतिज प्रतिरोध, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, RF, हम इसको RF से, यदि हम इसके गतिज प्रतिरोध की बात करें RF से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंज, यानी कि गति करता हुआ चेंज। गतिज प्रतिरोध क्या होगा आपका, यदि इसकी भाषा लिखें प्रतिरोध के जैसे आपका क्या होता है, आर बराबर, यदि हम देखा जाए आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाता है। क्या आ जाता है, आर बराबर V अपॉन आई, यही तो होता है आपका आर बराबर ओम्स लॉ के हिसाब से। तो आर बराबर ये हो गया। अब यदि गतिज की बात करते हैं, यानी कि डायनेमिक फॉरवर्ड में आता है डायनेमिक, ठीक है। जैसे आर एफ बराबर बी एफ है, यानी गतिज प्रतिरोध की बात करें तो चेंज इन द वोल्टेज, चेंज इन द करंट, द रेशो, यानी कि वोल्टेज चेंज में वोल्टेज परिवर्तन तथा करंट परिवर्तन का जो अनुपात है उसको क्या बोलेंगे हम, डायनेमिक रेजिस्टेंस। वो अनुपात आप कहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से इन दो पॉइंटों के बीच में देखें, यहाँ से जो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हैं आप करंट की वैल्यू को किस प्रकार से मेजर करेंगे, देख सकते हैं एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, करंट की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है करंट की चेंज हो रही है, सेम यहाँ से इस पॉइंट पे देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज, और ये पॉइंट पे वोल्टेज देख सकते हैं, जो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो इन्हीं वैल्यू को उठा के कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है वही लिख देते हैं हम। क्या देख सकते हैं, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। यदि हम डायनेमिक प्रतिरोध की बात करें तो हमारा डायनेमिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर एफ बराबर
क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पे एफ लगा सकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड हो जाएगा, ये भी एफ लगा सकते हैं, यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या होगा, गतिज प्रतिरोध। क्या हो गया आपका ये गतिज प्रतिरोध, आपका क्या होगा गतिज प्रतिरोध। अब यदि हम स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक मतलब स्थित, स्टैटिक मतलब स्थित प्रतिरोध, यानी स्टैटिक मतलब स्थित प्रतिरोध। यदि स्थित प्रतिरोध की बात करें तो स्थित प्रतिरोध मतलब जहां पे वह वैल्यू जाके स्थित हो जाए, जहां पे वह वैल्यू जाके स्थित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, स्थित स्टैटिक रेजिस्टेंस। ये भी पॉइंट हो सकता है स्टैटिक रेजिस्टेंस के लिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वाला भी पॉइंट हो सकता है स्टैटिक के लिए, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर इनकी वैल्यू है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे एक स्टैटिक प्रतिरोध होगा और इस और आई का अनुपात जो होगा वो स्टैटिक प्रतिरोध कहलाएगा। जिस आप बताता हूँ, मैं लिख के देख बताता हूँ आपको क्या होगा। स्टैटिक प्रतिरोध को हम क्या है आर से, किससे, आर से डिनोट करेंगे स्टैटिक प्रतिरोध को। स्टैटिक प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर डायरेक्टली बी अपॉन आई। क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई। ये आपका स्टैटिक प्रतिरोध हो गया। क्लियर, डायोड से रिलेटेड मैंने जो भी आपको बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका डिप्लीशन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डायनेमिक एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक डायोड से रिलेटेड। ठीक है, ये सभी लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप और जो आपका आयुष सुरक्षा कवच है जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और घर पे रहें और सुरक्षित रहें।